अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है वो बेसिकली आपको पता है कि स्टमक में रिलीज़ होता है और जो जे सेल से रिलीज़ होगा। ठीक है, जे सेल जो है हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेसिकली गैस्ट्रिक जूस हमारे पास, और इसमें अलावा इसके अंदर कुछ इंजाइम्स वगैरह भी होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस की हम कंपोजिशन देखेंगे। दोबारा गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में हमने कहना है कि वाटर 99.5% है और दूसरा हमारे पास कुछ सॉलिड्स वगैरह हैं वो हमारे पास क्या कितने प्रेजेंट है, 0.5% प्रेजेंट है। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अब वाटर में जो है हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब दोबारा हमारे पास कुछ इसमें हमारे पास इंजाइम्स हैं या कुछ हमारे पास अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इंजाइम में हमने देखा था कि हमारे पास अमाइलेज, माल्टेज, लाइजोसोम्स और फोस्फेटेज, ये सारे हमारे पास इंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट थे, सलाइवा के कंपोजिशन में। इस इंजाइम से हमें पता है कि एक तो हमारे पास पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। पेप्सिन के अलावा आपने कहना है कि गैस्ट्रिन लाइपेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ रेनिन वगैरह होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ये एनिमल्स में है, हमारे अंदर नहीं प्रेजेंट होता ये। इसके अलावा हमारे पास कुछ जेलिटिनेस प्रेजेंट है, जेलिटिनेस, ठीक है, जेलिटिनेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने कहना है अदर ऑर्गेनिक में हमने कहना है कि म्यूकस होगा या फिर हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे। म्यूकस होगा या हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे। आपको पता है कि स्टमक में हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो हमारे पास विटामिन B12 और फोलिक एसिड वगैरह की जो है हमारे पास मूवमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब जो है हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर ली, और इसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अब हम बात करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो है हमारे पास कुछ मतलब इंजाइम्स वगैरह ही आइंस वगैरह ही आएंगे, आपको ये पता है। ठीक है, जो है आइंस में आपने कहना है एक तो इंपॉर्टेंट 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दूसरा हमने कहना है कि सोडियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोराइड प्रेजेंट है। ये सही आगे हम जब मूव करेंगे ना, मतलब किस तरह हमारे पास ACL की सिक्रीशन कंपोजिशन, मतलब ACL किस तरह हमारे पास बनता है, तो वो सब आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें ईजिली पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो इसमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही येलो है वो है बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंपॉर्टेंस में हमने सबसे पहले करना है कि अगर हम स्टेप वाइज चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो बेसिकली क्यों रिलीज़ होता है। आपको पता है कि वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिलीज़ होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको स्मॉल सब्सटेंसेस में मतलब ब्रेक करने के लिए। इसके लिए तो बेसिकली जो पेप्सिन होता है ना हमारे पास, सबसे पहले प्रोटीन की ब्रेकडाउन, ठीक है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए हमने कहना है या प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन डाइजेशन। अब वो क्या है कि हमने पढ़ा हमारे पास जो एंजाइम है पेप्सिन ने क्या करना है कि वो हमारे पास हाइड्रोलाइज करेगा प्रोटीन को और उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में जो है वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में रिलीज़ कर देगा, जिससे हमारे पास जो है पेप्सिन ईजीली हमारे पास कुछ अदर एंजाइम जो हैं वो एक्ट करेंगे और ये हमारे पास जो है ईजिली प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा हमने क्या कहना है कि हमारे पास जो है पीएच की रेगुलेशन करेगा। ठीक है, पीएच की रेगुलेशन किस तरह करेगा कि आपको पता है कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है वो उसकी जो है पीएच होती है तकरीबन 1.5 से 3.5। ये ही पीएच हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन को इन्हांस करती है और दूसरे पेप्सिन वगैरह की एक्टिविटी को भी हमारे पास हेल्प करती है। मतलब पेप्सिन जो है वो इसी जो उसका पीएच होती है वो यही इसी पे वो एक्टिवेट होता है। दूसरा हमारे पास क्या करेगा कि गैस्ट्रिक जूस जो है आपको पता है इंपॉर्टेंट के स्टेरिलाइजेशन करेगा, कि हमारे पास जितने भी कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह है उनकी ब्रेकडाउन वगैरह में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने दूसरी प्रोटीन की बात की थी, एंजाइम की बात की थी, प्रोटीन लाइपेज क्या करेगा कि हमारे पास जो है गैस्ट्रिन जो है सबसे पहले उसमें गैस्ट्रिन जो जूस है उसने प्रोटीन लाइपेज को क्या कर देना है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव करने के बाद उसने हमारे पास फैट्स की डाइजेशन करवा देनी है। अब डीनेचुरेशन करेगा, मतलब जो है ज़ाहिर है प्रोटीन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा पीएच पे तो डीनेचर ही हो जाएंगे ना। ठीक है, डीनेचर करेगा, डीनेचर होने के बाद उन पे उनका फोल्ड जो है मतलब उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम उन पे इजीली एक्ट कर सकेंगे। दूसरा आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे पास म्यूकस जो है हमारे पास स्टमक की म्यूकस को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है किसी की हार्मफुल सब्सटेंस से। ठीक है, अब जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है बेसिकली यहाँ पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ होते हैं। गैस्ट्रिक जूस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है म्यूकस मैंने आपको बताया था रिलीज़ करता है, जो बेसिकली हमारे पास विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ना हमारे पास
म्यूकस मतलब गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से उनकी म्यूकस डैमेज हो जाती है, ठीक है, उनके इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को ना एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि म्यूकस ऑफ ACL मैकेनिज्म ऑफ ACL सिक्रेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे भी बहुत पढ़ेंगे, मतलब आप GIT मॉड्यूल में देखेंगे, आपका फिजियो में भी है ये, तो अगर आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो आपको इसको आगे ज़्यादा समझने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसको ईजी वे में समझाऊँ ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। सो हम देखते हैं कि अब इसमें है क्या हमारे पास। अब बेसिकली जो है ना वो हमने कहना है कि ACL सिक्रीशन किस तरह होगी। अब जो है ना ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड्स है जहाँ से चीज़ों ने सेल के अंदर मूव करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये दूसरा है हमारे पास प्राइटस सेल्स, ठीक है, सेल्स प्रेजेंट है, और दूसरा हमारे पास प्राइटस सेल्स है। जाहिर है पहले ICF होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड है, ठीक है, और ये कोई ऑर्गन है, तो पहले ये ब्लड जो है मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद इस ऑर्गन ने, ब्लड ने जो है पहले इस ऑर्गन के सेल को ऊपर वाली लेयर को पास करना है और फिर अंदर इसके ल्यूमेन के अंदर जाना है। तो बेसिकली यही है हमारे पास सारा मैकेनिज्म, ठीक है। ये प्राइटस सेल्स है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये हमारे पास हो गया ल्यूमेन। अब सबसे पहला क्या होगा, मैंने स्टेप वाइज कोशिश की है लिखूँ। सबसे पहला जो है हमारे पास वाटर है, वाटर की ऑस्मोसिस हो जाएगी, यानी वाटर के यहाँ पे कुछ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट है जो वाटर की इजीली ऑस्मोसिस करवा देगा, ठीक है। अब वाटर की ऑस्मोसिस हो गई। दूसरा ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा कि हमारे पास कुछ यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होंगे, CTR या कुछ क्लोराइड चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वो इसकी हमारे पास ल्यूमेन में क्लोराइड आयन की, और यहाँ पे हमारे पास 173 मिली इक्विवेलेंट जो है हमारे पास ल्यूमेन में क्लोराइड आयन है, ठीक है। हमें पता है ना H हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन ही रिक्वायर हैं, ठीक है। दूसरा अब हमने ये कहना है कि दूसरा हमारे पास क्या होगा कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब जो वाटर है यहाँ पे जो ये वाटर प्रेजेंट था इसने होना है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोलाइज हुआ है, इसने हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास मतलब अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो ईजिली मूव कर रहा है अंदर, उसने ईजिली मूव करने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है, हमारे पास जो इसके ऑक्जेंटिक सेल में जो है ये क्या करेगा, जो H2O के साथ मिलेगा, मतलब OH के साथ मिलेगा, और OH के साथ मिलने के बाद जो है ना ये हमारे पास क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पूरा जो है H2O दोनों मिल जाएंगे, यहाँ ये अभी नहीं टूटेगा। पहले इस तरह होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और हमारे पास बाइकार्बोनेट आएगा, फिर बाइकार्बोनेट दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आएगा, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन आयन में और जो है बाइकार्बोनेट आयन में। अब जो है ACO3 में, अब ये ACO3 है ना वो इजीली मूव कर जाएगा, और इजीली मूव किस तरह करेगा, इजीली मूव करेगा नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी। काउंटर ट्रांसपोर्ट में ये होगा कि बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ल्यूमिन में आ रहे हैं। देखते जाएँ क्लोराइड की कंपोजिशन किस तरह इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन या तो इस तरीके से बना था या जो दूसरा तरीका था उस तरीके से बना, तो ये बना तो हमारे पास दोनों तरीक़ों से एक ही चीज़ है ना, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर जो है ये हमारे पास जो है इसमें हाइड्रोजन आयन जो है ये भी हमारे पास जो है इसके अंदर मूव कर दिया, ठीक है। देखिए अब ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे ज़्यादा मूव करती जा रही हैं। अब इसके अलावा हमारे पास ल्यूमेन में ना हाइड्रोजन जो है सोडियम आयंस प्रेजेंट थे। अब सोडियम आयंस ने ना ATPase पंप के थ्रू सोडियम आयंस ने 3 सोडियम ने बाहर जाना है और 2 सोडियम ने पोटेशियम ने अंदर आना है, ठीक है। ये सारी हमारे पास ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है। होप सो इसमें आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई भी किस्म की इंक्वायरी है तो आप मुझे मैसेज कर लें। अब जो एक डिज़ीज़ है वो है हमारे पास क्लोरोहाइड्रिया, ठीक है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ना किसी भी टॉपिक्स के ना मतलब क्लिनिकल जो है वो भी साथ साथ शेयर करते जाऊँ, क्योंकि क्लिनिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्लोरोहाइड्रिया में हमारे पास ये कहना है कि स्टमक जो है ना, स्टमक जो है उसकी हमारे पास जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं, ये G सेल्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट हुआ है, मतलब किसी भी किस्म की अब नॉर्मेलिटी की वजह से वो ACL की सिक्रीशन या तो कर ही नहीं रहे या तो बहुत कम कर रहे हैं, बहुत माइनर कर रहे हैं, ठीक है। अब ACL की सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि ACL की सिक्रीशन नहीं होगी तो जाहिर है ACL ने pH को मेनटेन करना है ना, ठीक है। ACL ने एसिडिक नेचर बनानी है, मतलब 1.5
2.5 से लेकर 3.5 तक स्टमक की पीएच होनी चाहिए, लेकिन ACL सिक्रीट नहीं हो रहा तो हमारे पास पीएच जो है ना वो 6.5 से नीचे नहीं जा रही, मतलब पीएच हमारे पास 6.5 है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है स्टिमुलेशन नहीं होगी, स्टिमुलेशन नहीं होगी तो पेप्सिन नहीं सिक्रीट होगा, पेप्सिन नहीं स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मतलब क्लोराइड आइंस वगैरह नहीं, मतलब पेप्सिन सिक्रीट नहीं होगा तो प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्यों, अब ये होता है कि हमारे पास गैस्ट्रिन की एट्रोफी हो जाती है, गैस्ट्रिन की किसी वजह से मतलब अगर पेशेंट को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये है कि काफ़ी टाइम से उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिन जो है ना वो अपना ठीक तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर काम ना करने की वजह से वो हमारे पास ACL सिक्रीट नहीं कर रहा, तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो है ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स को ना बेसिकली दिए जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की, मतलब जैसे ओमेप्राजोल है ना, ओमेप्राजोल वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता रही हूँ जो डाइजिक वगैरह ओमेप्राजोल वगैरह आता है हमारे पास मार्केट में नाम से, तो वो हमारे पास जो है ना वो बेसिकली पेशेंट्स को वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो यही है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।